हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि पैराजम्बल्स क्या होते हैं। पैराजम्बल्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बैंकिंग के, पीओ के, एसएससी सीजीएल एग्जाम में हर पेपर में ये क्वेश्चन जरूर होता है। इसमें क्या होता है, एक पैसेज दिया गया होता है जो अरेंज नहीं होते, जिसमें सेंटेंसेस रैंडम ऑर्डर में दिए गए होते हैं और हमें अपनी ट्रिक्स यूज करके और अपनी कॉमन सेंस यूज करके इसको रीअरेंज करके एक प्रॉपर सिक्वेंशियल पैसेज बनाना होता है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें इसकी कुछ ट्रिक्स पता हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम एंड स्पीड का। सो जितनी ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें अपनी ट्रिक्स पता लगेगी। हम इंट्रोस्पेक्शन से ये जान सकते हैं कि हम कैसे अपनी स्पीड और बढ़ाए और इसको अच्छे से सॉल्व कर सके। पैराजम्बल्स में अगर हम स्कोर करते हैं तो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज इट्स अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, just to know to need to know the tactics of solving the parajumbles. जैसे मैंने कहा, पैराजम्बल्स आर जम्बल्ड पैराग्राफ्स इन अ गिवन पैराग्राफ, द सेंटेंसेस आर नॉट इन द राइट ऑर्डर। जो ऑर्डर हमें दिया गया होता है वो सही ऑर्डर में नहीं होता है, हमने उसको अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत होती है। अब हम देखेंगे कि पैराजम्बल सॉल्व करने की क्या ट्रिक्स है। अब सबसे फर्स्ट ट्रिक है कि एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन टू सेंटेंसेस। अब 4 सेंटेंसेस अगर आपको मिले गए हैं, पैराजम्बल में मिले हैं, तो उसमें वो सारे ही रैंडम ऑर्डर में होंगे। हमने सबसे फर्स्ट ये देखना है कि कौन से 2 सेंटेंस में लिंक बन रहा है। अगर हमें 2 ऐसे पेयर्स मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर एक भी हमें मिल जाता है तो हम उस लिंक से ऑप्शंस पे वर्कआउट कर सकते हैं। इस पे सबसे ज्यादा हमें जरूरत है कि हम ऑप्शन डिलीशन मेथड पे काम करें। अब ये कैसे हो सकता है? सपोज एक पैराजम्बल आपको दिया है, एग्जांपल यहाँ पे मैंने नहीं दिया हुआ है, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द ऑप्शंस। सपोज हमने एक लिंक एस्टैब्लिश कर लिया बी, कि बी के बाद ए आना चाहिए। सपोज ऑप्शंस में आपको, क्वेश्चन में आपको ABCD एक अरेंजमेंट दिया गया है जिसमें वो जम्बल्ड ऑर्डर में है और हमें इसको रीअरेंज करना है। अब देखने पे अगर हमें पता लग रहा है कि बी के बाद ए आना चाहिए, मतलब बी पहले एंड ए शुड फॉलो बी, तो अगर हमें ये लिंक मिल जाती है तो हम ऑप्शंस में देखेंगे। अब ऑप्शंस में हम देखेंगे कि फर्स्ट इज DABC, सेकेंड इज ACDB, थर्ड इज CBAD एंड फोर्थ इज DBAC। नाउ इससे क्या होगा, इफ वी आर वेरी श्योर कि बी में A should follow B और B एक हमारा पेयर मिल गया है, तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शन C एंड D। अब इस सीक्वेंस को, पैराजम्बल को, हमने खुद ही सेंटेंस C फिर B A D चला के देखना है। अगर ये सही नहीं है तो लिव इट, कम टू D, फिर हमने D B A C चला के देखना है। क्वाइट पॉसिबल कि ये ऑप्शन आपका वर्कआउट हो जाए एंड दिस वुड बी योर राइट आंसर। सो सबसे फर्स्ट ट्रिक है कि लिंक एस्टैब्लिश करो बिटवीन 2 सेंटेंसेस, सो दैट हमें एक पेयर ऑफ सेंटेंस मिल जाए और उसी हिसाब से फिर हम ऑप्शन डिलीशन मेथड यूज करके, हमारा स्कोप कम हो जाता है। हम बहुत ज्यादा अगर कंफ्यूजन में है तो ऑप्शन डिलीशन मेथड हेल्प्स अस कि हम बस उन 2 ऑप्शंस पे वर्कआउट करें। क्वाइट पॉसिबल कि आप इन 2 ऑप्शंस में से ही आपको आंसर मिल जाए। फिर भी अगर इफ यू आर नॉट श्योर, then you can examine the other 2 options. Now second trick is searching for transition words. अब transition words क्या होते हैं? They make the shift from one idea to another very smooth. They organize and connect the sentences logically. Now आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि transition words actually क्या होते हैं। अब इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि transition words क्या होते हैं। जैसे for example, again, as well as, besides, furthermore, in addition। तो जब भी ऐसे कुछ सेंटेंसेस होंगे, ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, तो इसके पहले जरूर एक ऐसा कोई सेंटेंस होगा जो ट्रांजिशन करके इस नेक्स्ट सेंटेंस पे आएगा। सो दिस सेंटेंस वुड बी सेकेंड इन द पेयर। सो आपको अगेन ऐसे कोई एक पेयर मिल सकता है जिससे अगेन ऑप्शन डिलीशन मेथड यूज करके आप ऑप्शंस पे वर्कआउट करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर। थर्ड इज यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस। नाउ हम सभी जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस लाइक ही, शी, इट, हिम, हर, दे, यू, यूर हम ये कब यूज करेंगे?
जब इसके पहले वाले सेंटेंसेस में हमने नाउन को इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे, तब भी हम दूसरे नेक्स्ट, सपोज मैंने अगर राहुल के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि राहुल नाम के एक लड़के का अगर मैंने कुछ रेफरेंस दिया और उसके नेक्स्ट सेंटेंस में ही मैं उसके लिए ही यूज करूंगी, सो जिस सेंटेंस में भी ही आएगा दैट विल सजेस्ट कि वो नाउन जिस सेंटेंस में यूज किया गया था उसका नेक्स्ट सेंटेंस में ही ये प्रोनाउन यूज होगा। सो ये प्रोनाउन वाला सेंटेंस वुड फॉलो द सेंटेंस विद द नाउन। सो ये फिर हमें एक पेयर मिल जाएगा। तो इस पेयर पे भी हम वर्कआउट करके ऑप्शन डिलीशन मेथड यूज करके वी कैन अगेन रिड्यूस द स्कोप ऑफ द एग्जामिनेशन और हमें इसके आंसर फाइंड करने में आसानी रहेगी। सो पर्सनल प्रोनाउंस ऑलवेज रेफर टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये हमने ध्यान रखना है। अगर इट है तो कोई थिंग के बारे में, तो थिंग का कुछ इंट्रोडक्शन पहले वाले सेंटेंसेस में जरूर हुआ होगा या रेफरेंस जरूर दिया गया होगा, तब भी नेक्स्ट सेंटेंस में ये प्रोनाउन का यूज हुआ होगा। Therefore, if a sentence contains a personal pronoun without mentioning the person, place, object, it is referring to the person, place or object must have come in the previous sentence. So ये हमने चीज याद रखनी है कि पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ सेंटेंस जरूर ही पेयर में बाद में आएगा, उसके पहले वो सेंटेंस आएगा जिसमें नाउन का रेफरेंस दिया गया होगा। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। The demonstrative pronouns are this, that, these and those. ये हम सबको पता है कि ये demonstrative pronouns होते हैं this, that, these and those. अब ये हम कब यूज करेंगे? जब इसके पहले किसी सेंटेंस में हमने उनका जिक्र या रेफरेंस या इंट्रोडक्शन हमने कुछ दिया हो। Whenever a sentence contains a demonstrative pronoun without mentioning the noun or the noun phrase, it means that the previous sentence must be mentioning that noun or noun. सो अगर हमें ऐसे कुछ प्रोनाउंस हमारे सेंटेंसेस में है तो वी नीड टू फाइंड पेयर इट विद अ सेंटेंस जिसमें पहले इनके नाउन्स का या नाउन फ्रेजेस का जरूर ही रेफरेंस दिया गया होगा। सो अगेन हमें एक पेयर मिल जाएगा। इस पेयर को हम ढूंढेंगे अपने ऑप्शंस में और ऑप्शंस में ढूंढने पे हम वी कैन फाइंड आउट द राइट आंसर। फाइंडिंग दैट नाउन और नाउन फ्रेज हेल्प्स अस कनेक्ट टू सेंटेंसेस। जैसे मैंने कहा कि पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इनकी हमेशा पेयरिंग करो उन सेंटेंसेस के साथ जिसमें नाउन का प्रॉपर रेफरेंस दिया गया होगा, क्योंकि उन रेफरेंस के बाद ही ये डेमोन्स्ट्रेटिव या पर्सनल प्रोनाउंस यूज होंगे पैसेज में। एक्रोनियम अप्रोच। नाउ व्हाट इज एक्रोनियम? एक्रोनियम इज एन एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है WTO। सो सपोज अगर हमारे किसी सेंटेंस में WTO या कुछ जैसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह का डॉक्टर सिंह, कार्ल मार्क्स का मार्क्स, प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश का प्रेसिडेंट बुश और द प्रेसिडेंट, जब भी ऐसे कुछ यूज होता है इट मीन्स कि इनके पहले हम इनका नेम अगर एक्रोनियम के तौर पे ले रहे हैं तो इसका मतलब है इनके पहले किसी सेंटेंस में जरूर ही इनका फुल नेम या वो एब्रिविएशन का लॉन्ग फॉर्म यूज हो रहा होगा, तब भी फॉलोइंग सेंटेंसेस में हम उनका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। सो दिस वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि कहाँ पर या एक्रोनियम यूज हो रहा है और उसका रेफरेंस पहले कहा गया और दिया गया है। सो वी फाइंड अ परफेक्ट पेयर एंड उस पेयर को हम ऑप्शंस में ढूंढ के एग्जामिन करें कि हमारा आंसर क्या है। आर्टिकल्स अप्रोच। नाउ जस्ट लाइक प्रोनाउंस हेल्प अस इन अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, आर्टिकल्स आल्सो हेल्प अस। नाउ जैसे कि हमें पता है कि हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और एन, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। सो जब भी हम कोई इंट्रोडक्शन देते हैं किसी नाउन का तो जरूर और एन यूज करते हैं और उसके फॉलोइंग सेंटेंसेस में फिर हम उसको द करके यूज करते हैं। जैसे सपोज आई वुड से कि देयर इज अ लैम्प इन माय रूम, अ लैम्प, आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस नाउन लैम्प इन माय रूम। नेक्स्ट सेंटेंस में आई वुड से द लैम्प इज वेरी कॉस्टली। अब इसका क्या मतलब हुआ? जिस लैम्प का मैंने रेफरेंस फर्स्ट सेंटेंस में दिया है उस लैम्प को मैं द रेफरेंस करके, द रेफर करके, डेफिनेट आर्टिकल यूज करके आई एम सेइंग कि द लैम्प इज वेरी कॉस्टली।
अज्यूमिंग कि जब मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो वो आपको पता है कि मैंने इस लैम्प के बारे में बात की, इसी को मैंने नेक्स्ट इसमें रेफरेंस दिया कि वो लैम्प इज वेरी कॉस्टली। सो द आर्टिकल हम तब भी यूज करते हैं जब अ और एन यूज करके किसी नाउन को हमने रेफर किया है या इंट्रोड्यूस किया है हमारे कम्युनिकेशन में, उसके बाद ही द का यूज होता है। सो इसका भी हमने ध्यान रखना है, कहाँ पे अ और एन यूज हो रहा है नाउन के लिए, कहाँ पे द। सो जहां पे भी अ एन यूज हो रहा होगा वो सेंटेंस पहले आएगा, द वाला सेंटेंस वुड फॉलो दिस सेंटेंस। सो या तो इनका पेयर बन सकता है इस तरह से, और फिर वो हम ऑप्शंस में देख सकते हैं कि ये पेयर कहाँ पे यूज हो रहा है। कभी कभी इफ यू आर लकी सिर्फ ऐसे एक ही ऑप्शन होता है जिसमें ये हमें पेयर मिल जाता है, और वो अगर हम पूरा सीक्वेंस एग्जामिन करें तो हमें एक परफेक्ट अरेंज्ड ऑर्डर मिल जाता है। सो दिस विल ऑल कम बाय प्रैक्टिस ओनली। अब इंडिकेटिंग वर्ड लिस्ट। नाउ ये सारे जो टैग्स है इसमें और भी हम ये टैग्स यूज करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब ये कैसे होते हैं? राइटर्स यूज ट्रांजिशन टू लिंक देयर आइडियाज लॉजिकली। जैसे हमने पहले ट्रांजिशन वर्ड्स देखे कि अगेन, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। राइटर्स जनरली यूज दिस वर्ड्स टू ट्रांजिट इन देयर written whatever they write in their passages. So हमें इनसे आइडियाज लेनी है, क्लूज लेनी है अपनी अरेंजमेंट्स करने के लिए। This transition or signal words are clues that can help you figure out what the sentence actually means and its sequence. राइटर क्या कहना चाहता है ये हमें इन ट्रांजिशन वर्ड से इजीली पता लग सकता है। Now there are different types of transition words. जैसे पहला है कॉज एंड इफेक्ट सिग्नल्स। नाउ एक सेंटेंस में कॉज दिया गया होगा, नेक्स्ट सेंटेंस में इफेक्ट उसका कुछ बता रहे होंगे। जैसे लुक फॉर वर्ड्स और फ्रेजेस एक्सप्लिसिटली इंडिकेटिंग दैट वन थिंग कॉजेस अनदर और लॉजिकली डिटरमिन्स अनदर। अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू, बिकॉज, सो दैट, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, गिवन, दस, हेंस, व्हेन एंड देन का पेयर, इफ एंड देन का पेयर। सो जब भी ये वर्ड्स यूज होंगे इट विल सजेस्ट अस कि कुछ कॉज एंड इफेक्ट सिग्नल्स है, मतलब कुछ कॉज हो रहा है, कुछ हो रहा है जिसका इफेक्ट राइटर डिस्कस कर रहा है। सो ये हमने देखना होगा कि कॉज पहले आए एंड इफेक्ट विल फॉलो दैट कॉज। सो ये भी हमारा एक पेयर हो सकता है। नेक्स्ट इज सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स। नाउ लुक फॉर द वर्ड्स और फ्रेजेस सपोर्टिंग अ गिवन सेंटेंस। मतलब क्या होगा कि एक सेंटेंस तो दिया गया होगा, उसके सपोर्ट में उसको फर्दर स्ट्रेस करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए एक नेक्स्ट सेंटेंस होगा जिसमें ये सपोर्ट यूज करेंगे। दिस वर्ड्स कंटेनिंग सेंटेंसेस विल नॉट बी द ओपनिंग सेंटेंस, दिस सेंटेंसेस विल फॉलो इमीडिएटली द सेंटेंस सपोर्टेड। मतलब जब भी कोई सपोर्ट वाले वर्ड्स होते हैं जैसे फर्दर मोर, एडिशनली, ऑल्सो, एंड, टू, एज वेल, बिसाइड्स, इंडीड, लाइकवाइज, मोरओवर, ये वर्ड्स इनसे कभी भी पैसेज की शुरुआत नहीं होती। ये वर्ड्स जनरली सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, एम्फसाइज करने के लिए किसी फैक्ट को। सो कीप दिस इन माइंड कि दिस सेंटेंस विल ऑलवेज फॉलो द सेंटेंस विच दे आर सपोर्टिंग। सो वो वाला सेंटेंस पहले, नेक्स्ट वुड बी द सेंटेंस स्टार्टिंग विद दिस सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स। सो अगेन वी गेट अ पेयर. This pair we can find out in our options, then examine the sequence and find out the correct answer. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट सिग्नल्स। जैसे कॉज एंड इफेक्ट था या सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स थे, वैसे ही कॉन्ट्रास्ट सिग्नल्स। अब ये कैसे मिलेंगे हमें? लुक फॉर फंक्शन वर्ड्स और फ्रेजेस, स्पेशली कंजंक्शंस, सेंटेंस एडवर्ब्स दैट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वन आइडिया एंड अनदर। अब ये कैसे होगा? अल्बेट, नेवरदलेस, अल्दो, nonetheless, but, notwithstanding, despite, on the contrary, even though, on the other hand, however, rather, rather than, इसका rather than का pair, in contrast, still, in spite of, while, instead of, yet. All these words are contrast signals. इसका मतलब है कि जब भी इस वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू होता है उस पहले आने वाले सेंटेंस को वो कॉन्ट्रास्ट करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, एंड देन दिस सेंटेंस विल स्टार्ट। सो हमने अपनी अरेंजमेंट में ऐसा सेंटेंस ढूंढना है दैट वुड बी कॉन्ट्रास्ट इन आइडिया टू दिस सेंटेंस व्हिच इज स्टार्टिंग विद दिस
कॉन्ट्रास्ट सिग्नल वर्ड। सो जो भी ये वर्ड्स हमने यूज किए हैं तो एक्चुअली कंजंक्शंस होते हैं या सेंटेंस एडवर्ब्स होते हैं। इनसे शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं ये बताते हैं कि इसके पहले का सेंटेंस एक्चुअली आइडिया वुड बी डिफरेंट, अपोजिट आइडिया, कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्रास्ट आइडिया के बाद ही ये वर्ड यूज करके इसकी दूसरी आइडिया हमने ऑथर ने प्रेजेंट की होगी। वही हमने ढूंढनी है, वही पेयर हमने ढूंढना है कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रास्ट आइडिया वाला पेयर है। This clue we will get from these words. So again we are left with a pair. वो पेयर को हमने फिर से ढूंढना है अपने ऑप्शंस में, then examine करके find out the correct answer. Now I will show this through an example here. अब स्क्रीन पे हम देखेंगे 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब इस सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स। कभी कभी ऐसे होगा कि 6 के 6 सेंटेंस की पूरी हमें अरेंजमेंट बनानी होगी। कभी ऐसे होगा कि फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, 6 सेंटेंस दिया गया है, बीच का 4 इज इन जम्बल्ड ऑर्डर एंड दैट वी हैव टू रीअरेंज। इसमें एक चीज हमें इजी हो जाती है कि हमने फर्स्ट सेंटेंस के साथ किसी का पेयर बना लो या 6 सेंटेंस जो लास्ट सेंटेंस के साथ पेयर बना के भी इट बिकम्स इजियर। पर फिर इस केस में सिर्फ 6 और 5 का पेयर बना के नहीं, हमने फर्स्ट और सेकंड का भी पेयर देखना होता है। सो दिस इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, बट अदरवाइज अगर आपको ये टैक्टिक्स पता हो तो यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट। स्पीड इससे आपकी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड पैरा जंबल देख के आपको डर नहीं लगेगा। आपको अगर ट्रिक्स पता होगी, स्पीड होगी आपके पास, इनफ प्रैक्टिस होगी, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू अप्रोच टू दिस क्वेश्चन, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन लेसर टाइम एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। नाउ हम इसमें देखेंगे 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं जंबल्ड ऑर्डर में। फर्स्ट इज thrills ranging from video games to burgers cover the rest. This is because the returns from browsing cover only a percentage of your cost. Now इसमें demonstrative pronoun this का use हुआ है. So this means कि this second option से कोई हमारा आंसर शुरू नहीं होगा, हमारी अरेंजमेंट इससे नहीं होगी. The bigger your cafe, the more is the need for additional mean of income. Now again your cafe. इसका मतलब है कुछ कैफे के बारे में पहले कुछ इंट्रोडक्शन हुआ है. Some cafes can get away with being plain vanilla. These fruits will make your clients spend more time with you and also add to your profits. Again these का यूज हुआ है demonstrative pronoun, so इससे भी हमारा सेंटेंस नहीं शुरू हो सकता. But others cannot. Now just give a look to the ये ऑप्शंस देखेंगे हम ABCD. इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 सीक्वेंस 4 से शुरू हुआ है, सेंटेंस 4 से, 2 3 से शुरू हुआ है. 3 वाला थर्ड जो सेंटेंस था, द बिगर योर कैफे द मोर इज द नीड फॉर एडिशनल मीन ऑफ इनकम. इसमें आपको लगेगा कि कैफे के पहले हमने प्रोनाउन यूज किया है योर. सो सर्टेनली थर्ड से हमारा सीक्वेंस शुरू नहीं हुआ, हमारा सीक्वेंस शुरू हुआ होगा जरूर ही 4th से. अब हमने एक लिंक एस्टैब्लिश करना है. तो अगर हम देखते हैं some cafes can get away with being plain vanilla. Some cafes, कुछ कैफे. इसके बाद but others cannot. Some cafe, तो 6th can follow this. So 4th and 6th can make a pair. But अगर हम 4 और 2 का देखते हैं, some cafes can get away with being plain vanilla. This is because the returns from browsing cover only a percentage of your cost. This is not making any sense. So now हमें फर्स्ट पेयर अगर हम देखते हैं ऑप्शन, तो 4 and 6 is still making some sense, but 4 and 2 this pair is not making any sense at all. So what we will do is we will examine this option A. हम ये सीक्वेंस पूरा चला के देखते हैं. If this is working out well, then this would be our answer. 4th के बाद some cafes can get away with being plain vanilla, but others cannot. इसके बाद थर्ड सेंटेंस है ऑप्शन में, द बिगर योर कैफे द मोर इज द नीड फॉर एडिशनल मीन ऑफ इनकम. साउंड्स गुड. इसके बाद 2 अगर हम करते हैं, दिस इज बिकॉज द बिगर योर कैफे द मोर इज द नीड फॉर एडिशनल मीन ऑफ इनकम. इसका वो रीजन दे रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, दिस इज बिकॉज द रिटर्न्स फ्रॉम ब्राउजिंग कवर ओनली अ परसेंटेज ऑफ योर कॉस्ट. अगेन मेकिंग सम सेंस. इसके बाद 1 दिया गया है ऑप्शन में, thrills ranging from video games to burgers cover the rest.
And then last would be these fruits will make your clients spend more time with you and also add to your profits. So isn't it easy कि rather than आप चारों options पूरे चला के देखो, उनकी arrangement करो, it's better कि we hit on one pair of sentence using our tags and then work on only that option and find out the correct answer. So this we could do within a minute. जब ये पहली बार किया है, जब हम बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, this we can achieve in less than 30 seconds. So this is how we have to attempt these questions. Again we will see one more example. First sentence is merchants soon grew rich as the demand for products increased. Merchants soon grew. अब ये कुछ cause effect वाला sentence हो सकता है, but this cannot start any arrangement or this cannot start any passage. Trade started from person to person but grew to involve different towns and different lands. This could be our first sentence. Eventually, people got a greater variety of things to choose from. अब हमने देखे थे transition words. Eventually. अब eventually से कभी भी हमारा sequence start नहीं होगा. Next is fourth sentence. People found work in transporting the goods or selling them. This could be our first sentence. So if we see the options A, B, C, D, first two जो sequence है वो तो 2 से शुरू हो रहे हैं. जो next two sentence है वो 4 से शुरू हो रहे हैं. So we need to find a pair. अगर हम 2 से शुरुआत करते हैं तो trade started from person to person but grew to involve different towns and different lands. So trade के बारे में बात हो रही है कि वो person to person शुरू हुआ और different towns and lands में expand होने लगा. People found work in transporting the goods or selling them. ये एक पेयर हो सकता है हमारा 2 और 4 का. बट अगर हम 2 और 1 का पेयर देखें, trade started from person to person but grew to involve different towns and different lands, and merchants soon grew rich as the demands for products increased. ये भी 2-1 और 2-4 अभी तो हमें दोनों ठीक लग रहे हैं. अब हम फिर से इसके नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट इस पे जाएंगे. 2-4 के बाद 1. Merchants soon grew rich as the demand for products increased. So this could be the third sentence कि trade started, expanded to far off lands, people found work in transporting the goods or selling them. और इसके बाद और एक इफेक्ट इसका ये हो सकता है कि merchants soon grew rich as the demand for products increased. Eventually, people got a greater variety of things to choose from. So A could be our answer. अब हम B option देखते हैं. 2-1-4-3. Trade started from person to person but grew to involve different towns in different lands. Merchants soon grew rich. इसके बाद people found work in transporting the goods or selling them. Eventually, people got a greater variety of things to choose from. So, now इसमें हम दोनों इसमें देखेंगे कि सेंटेंस पैसेज शुरू हो रहा है हमारा 2 से ऑप्शंस में और एंड हो रहा है 3 पे. हमने सिर्फ जो टसल है दैट इज बिटवीन 4-1 एंड 1-4. नाउ अगर हम इसको ठीक से देखते हैं तो 2-4-1-3 seems to be a better arrangement. जैसे trade started from person to person but grew to involve different towns and different lands. People found work in transporting the goods or selling them. See, expansion की बात हुई है, उसके बाद उसका इफेक्ट क्या कि लोगों को जॉब मिल गई ट्रांसपोर्ट करने में. इसका और इफेक्ट क्या कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग मिल गए, मैन पावर मिल गई. तो मर्चेंट्स ग्रू रिच एज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स इंक्रीज. तो वो मर्चेंट्स जो प्राइमरी या लैंड था उसमें भी हो सकते हैं और जहाँ पे फैला बिजनेस वहां पर भी हो सकते हैं. एंड देन इवेंचुअली पीपल गॉट अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ थिंग्स टू चूज फ्रॉम. सो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी, समटाइम्स यू विल फाइंड केसेस कि जहां पर आपके आंसर सारे वुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. आपको इसमें यू हैव टू हिट अपॉन द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. जो बेस्ट आंसर है आपने वो ढूंढना है. कभी कभी आपके जो आप अरेंजमेंट्स बनाते हो दे आर वेरी क्लोज, तो यू गेट कंफ्यूज, बट स्टिल उसमें आपने यही हमारी जो टैक्स है ट्रिक्स है वो याद रख के इसमें से सही सीक्वेंस ढूंढना है. सो इन दिस केस द राइट आंसर इज द सीक्वेंस 2-4-1-3 which seems to be the perfect sequence. बाकी ऑप्शंस आर वेरी क्लोज बट स्टिल द बेस्ट जिसमें कॉज इफेक्ट पता लग रहा है
that is 2413. So friends, this is how this question. So इस क्वेश्चन को जरूर ही अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में. Students generally are very scared of attempting para jumbles in their exams, but I will always suggest कि para jumbles you need to practice a lot. जैसे comprehension होता है वैसा ही para jumbles होता है. You need to practice a lot. और इससे हमारी अच्छी अगर प्रैक्टिस होती है, स्पीड बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ये ट्रिक्स बस जो हमने अभी आज देखी वही हमने यूज करनी है. एंड कोशिश करने कि अगर एक रफ पेपर हम अपने पास रखें और उस पे हम सीक्वेंस लिख लिख के देखें. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड प्रैक्टिस. कि आपके अगर ऑनलाइन पेपर है तो आप एक रफ पेपर पे पेंसिल से ये सीक्वेंस बना के देखें, उसमें अपनी टैग्स यूज करें एंड देन अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन चूज करें. सो दिस इज हाउ you can attempt the questions using the tags, increase your speed, increase your confidence and take it from me. पैरा जंबल्स में अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो इससे ज्यादा स्कोरिंग कुछ नहीं हो सकता. आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. अगर ये 4 क्वेश्चंस अगर इस पे होते हैं, कभी कभी होता है कि विच इज द फर्स्ट सेंटेंस, विच इज द लास्ट सेंटेंस, विच इज द थर्ड सेंटेंस, तो आपको एक 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है वो. तो एक ही रीअरेंजमेंट करके यू स्कोर for 4 mark questions. So that is always a good bet and you should always attempt it. Otherwise एक ही क्वेश्चन इस पे होता है एंड अगर आपको लगता है कि ये जो अरेंजमेंट है बड़ी ही मुश्किल है और एक ही क्वेश्चन, इफ यू फील इफ इट इज नॉट वर्थ, देन यू कैन अटेम्प्ट द रेस्ट ऑफ द पेपर एंड अगेन कम बैक टू दिस क्वेश्चन. बट डू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Thank you so much. I hope you enjoyed being with me. You learned the tactics of approaching a para jumble and it will help you a lot. Thank you so much.